राम राम, नमस्ते भाई सबको। राम राम बॉस। सबको बहुत राम बहुत राम बॉस। नमस्ते। सबको हैप्पी लोहड़ी। सब हैं लोहरी आज। हाँ। जी हाँ बॉस। जी सर। हाँ जी। हाँ जी बॉस, आपको और भी। कल शायद मकर संक्रांति है। अमित पाल, अमित भाई आ गए? अमित अभी आए नहीं अमित तो। कल है आ गए जी। थे। अच्छा, मुझे ऐसे ही लगा था। तो चलो, बहुत अच्छे। आज खूब रेवड़ियां खाओ शाम को। क्या क्या बोलते हैं उसको, कैंप फायर टाइप का जो होता है वो आग जला के। बोन फायर। कैंप फायर बोलते हैं उसको। बोन फायर। bonfire। अच्छा, बोन फायर है। ओके। चलो शाम को अपना खील को क्या कहते हैं, मक्का की वो होती है, पीले रेवड़ी मूंगफली शायद इसका होता है ये त्योहार में, जितना मुझे मोटा मोटा सा आइडिया आ रहा है। तो कौन सा पेज है भाई? टू पेज ब्लड नंबर वेसल्स टू। पेज नंबर 132। ब्लड वेसल ट्यूमर, हिमेंजियो सार्कोमा, या दूसरी टर्म भी है एंजियो सार्कोमा। डेट है आज 13 जनवरी 2025। तो ब्लड वेसल्स चल रही हैं जिनमें ब्लड वेसल ट्यूमर, ब्रैकेट में दो दो टर्म दिए हैं इसके लिए, हिमेंजियोसार्कोमा, और दूसरी दी है एंजियोसार्कोमा। एसबीएस के लिए कह रहे हैं, सेम एसबीएस एज अबव। सेम एसबीएस एज अबव का मतलब है कि इसमें भी सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा कंसर्निंग द ब्लड सप्लाई मिलेगा, स्पेसिफिकली इनसफिशिएंट सर्कुलेशन कॉन्फ्लिक्ट इसमें होगा। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन मोस्ट ऑफन अकरिंग ऑन द ब्रेस्ट, फेस और हेड। कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुसार अक्सर हिमेंजियो सार्कोमा, एंजियो सार्कोमा या तो ब्रेस्ट में मिलता है, फेस पर मिलता है, हेड पर मिलता है। फेस कह रहे हैं हैंगिंग हीलिंग, हैंगिंग हीलिंग फेस मिलेगी। रैपिड सेल डिवीजन इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, हिमेंजियो सार्कोमा। अब देखो, अगर सिंपल सिंपल हिमेंजियोमा होता तो एक बात, और यहां पर हिमेंजियो सार्कोमा है दूसरी बात। क्या अंतर है इन दोनों में, बताएगा कोई? हिमेंजियोमा या हिमेंजियो सार्कोमा। तो जनरली हिमेंजियोमा में जो है डायलेटेशन ऑफ वेसल्स, और एक गुच्छा बन जाता है, या कह लो जो एनास्टोमोसिस होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तो मेरे को यहाँ ये बात इसलिए याद आई, डॉक्टर अमित भाई, जी। बड़े सर ने एक हिमेंजियोमा का केस डिस्कस करा था। किसी का माइक ऑन है शायद, बाहर की आवाज आ रही है इसमें। तो उसमें क्या था कि सर ने उस समय ये बताया था कि ये लगता तो ट्यूमर सही है, हिमेंजियोमा, लेकिन ये जहां पर एनाटॉमिकल फॉर्मेट नहीं बदला, यानी कि सेल्स का डिवीजन या सेल्स की वो नहीं बदली शेप वहां पर, तो ये पैथोलॉजिकल नहीं होगा, ये वहां भी फिजियोलॉजिकल हिमेंजियोमा की ही कैटेगरी थी। तो सर ने उसमें क्या था कि सर का रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो सर ने देखा कि ये हिमेंजियोमा में एलिमेंट फ्रॉम लेना पड़ा फिर सर को। आपको याद आ रहा होगा शायद। तो वहां वहां से मुझे एक बात बहुत अच्छी उस दिन पकड़ में आई
कि कोई भी स्ट्रक्चर शरीर की यदि डायलेट हो रही है या ट्यूमर या स्वेलिंग टाइप की हो रही है तो हम उसे सीधे ट्यूमर मान लेते हैं कई बार। वहां दो तरीके की चीजें मिलेंगी। अगर एनाटॉमिकल फॉर्मेट जैसे कि ब्लड वेसल्स का ले ले तो इसमें लेयर या सेल्स का एक अरेंजमेंट है अंदर, मतलब ट्यूनिका इंटरना, मीडिया और एक्सटर्ना। डॉक्टर दीपशिका, यदि जी यदि डायलेटेशन के बाद ये इनकी आकृति नहीं बिगड़ी, इनकी इनकी ये डिस्प्लेस नहीं हुई अपनी जगह से और लूज होके डायलेट हो गई, तो जब तक इनका एनाटॉमिकल स्वरूप बना हुआ है तब तक आप उसको पैथोलॉजिकल उसमें नहीं डालेंगे, ये फिजियोलॉजिकल ही होगा। जी बस बस यहाँ पे गूगल भी किया हमने। हाँ तो उसमें है कि हेमांजियोमास आर बेनाइन ट्यूमर्स हाँ while hemangiosarcomas are malignant cancers that both affect blood vessels। हाँ हाँ तो बिल्कुल। बात ये हो गई कि बेनाइन ट्यूमर है वो फिजियोलॉजिकल हो गया, और सार्कोमा ये जैसे यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन भी लिखा है तो हाँ, ये यह जो सेल डिवीजन आया ना यहाँ, ये अंतर पैदा करेगा दोनों में। जी यहाँ जी वहां रैपिड सेल डिवीजन ना मिल करके वहां स्ट्रेचिंग ऑफ सेल, लूजनेस ऑफ सेल, है ना। हाँ जी हाँ हाँ, जी तो इसलिए रैपिड सेल डिवीजन हिमेंजियोमा में प्रॉपर नहीं मिलना चाहिए इस डिस्कशन के हिसाब से जो बेनाइन है। लेकिन यहाँ पर सार्कोमा जुड़ गया तो रैपिड सेल डिवीजन हो गया अमितपाल भाई। इनको यही का यही इस बात को क्लियर करके चलेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि हैंगिंग हीलिंग में रैपिड सेल डिवीजन इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, तो अब ये हिमेंजियो सार्कोमा बना। यहाँ पर रिमार्क कर रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं अलग से, जब कुछ कहते हैं उसको यहाँ रिमार्क करके कहते हैं, कह रहे हैं पॉसिबली आल्सो रैपिड सेल डिवीजन इन द इनवॉलेंट्री स्मूथ, इनवॉलेंट्री ब्रैकेट में कह रहे हैं स्मूथ वेस्कुलर मस्कुलेचर, ब्रैकेट में कह रहे हैं इज इक्वल टू चंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड फर्दर। हैंगिंग हीलिंग में होगा ये मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा, एंडोडर्म से बनेगा वहां पर ये टिश्यू, इनवॉलेंट्री स्मूथ वेस्कुलर मस्कुलेचर। तो एक तो यहां होगा ये चंक कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, ये भी हो सकता है कहने का मतलब। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक आर एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ so that the hanging healing comes to an end। हाइड्रोजन peroxide 3% इंटरनली, विटामिन D3, ये यहां पर इन्होंने थेरेपी बताई है। अगला हेडिंग है एन्यूरिज्म, ब्रैकेट में कह रहे हैं बैलून लाइक बल्जेस इन द वॉल ऑफ एओर्टा। कॉन्फ्लिक्ट होगा सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीविंग दैट द ब्लड डजंट सर्कुलेट फास्ट एनफ और वेल एनफ। अगर एन्यूरिज्म होगा, बैलून लाइक बल्जिंग होगी एओर्टा की वाल में, तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि यहां भी उसको लगेगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूं। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीविंग, इस ये विश्वास होगा दैट द ब्लड डजंट सर्कुलेट फास्ट एनफ, जितना फास्ट होना चाहिए ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, या वेल एनफ नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल दे रहे हैं ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन someone learns that aortic blood vessels are badly clogged। किसी बंदे को एग्जामिनेशन हुआ, डॉक्टर ने एग्जामिन करा, तो किसी को ये पता चला कि aortic blood vessels जो है वो badly clogged हैं, वो उनमें क्लॉगिंग हो गई है। तो उसको फील क्या आएगा कि ब्लड आगे
जा ही नहीं रहा, सर्कुलेट नहीं हो रहा। हम्म, कोर्स करके हेडिंग है, कह रहे हैं सेल्फ, सॉरी कोर्स कह रहे हैं सी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। फिर आगे जो चेंजेस होंगे शायद, या तो ऐसे कह लो, उसमें कह रहे हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को भी जाके देखो कि क्या कोर्स होगा इसमें, फिर क्या गुजरेगा आगे। टिश्यू कह रहे हैं इनर वॉल ऑफ द एओर्टा शामिल है यहाँ, जो कि सेरिब्रल मेडुला से कंट्रोल्ड है, और मिजोडर्मल लेयर से इसका ओरिजिन है, इस इनर वॉल ऑफ एओर्टा का। फेस में फिर यहाँ कह रहे हैं हैंगिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ऊपर था ब्लड वेसल ट्यूमर में हैंगिंग हीलिंग, और यहाँ कह रहे हैं हैंगिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट भी हैंग किए हुए है, अभी रिजोल्व नहीं हो रहा यहां पर। तो हैंगिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में कह रहे हैं डिग्रेडेशन ऑफ सेल इन द एट्रियल वॉल। यहां ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन था, यहां पर डिग्रेडेशन ऑफ सेल्स इन द एट्रियल वॉल होगा। रिमार्क कह रहे हैं नॉर्मली एन्यूरिज्म आर फाउंड इन द एब्डोमिनल एओर्टा, segments usually become atrial segments usually become atriosclerotic is equal to indication of longer lasting conflict। अगर वो सेगमेंट जहां पर ये एन्यूरिज्म हुआ वहां एट्रियोस्क्लेरोटिक भी चेंज आ रखा हो, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है। Bulges occur because of thinned, weakened arterial walls। ये जो बल्जिंग हुई है, ये जो फूल गया है अमित भाई, ये चूंकि वहां वाल थिन हो गई है, वीक हो गई है एट्रियल वाल, इसलिए वहां ये बल्जिंग हो जाएगी। बिल्कुल। Many aneurysms remain undiscovered because they are not noticed। कई सारे एन्यूरिज्म अनडिस्कवर्ड रहते हैं क्योंकि वो संज्ञान में आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में वाल थिन होती जा रही है और वो डायलेट होते जा रहे हैं। कब नोटिस में आएंगे? जब वो हीलिंग में जाएंगे। कई बार जो पेन वेन होते हैं, इफ सच एन एन्यूरिज्म ब्रेक्स या ruptures, the patient's life is actually threatened because he bleeds to death in the abdominal region। Hemorrhage is equal to या goes to immediate surgery। तो चूंकि ये नोटिस में तो आते नहीं, तो कई बार क्या होता है कि ये एन्यूरिज्म रप्चर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है उसका जीवन एक्चुअली थ्रेटनिंग में आ जाता है, क्योंकि वहां ब्लीडिंग हो जाती है एब्डोमिनल रीजन में, और ये उसका डेथ का कारण बनता है। तो इसलिए इसमें कहा गया कि इमीडिएट सर्जरी का ही ऑप्शन है। थेरेपी कह रहे हैं फाइंड आउट कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल सॉल्व विद रियल लाइफ सॉल्यूशन इफ नॉट येट सॉल्व। गाइडिंग प्रिंसिपल भी यहां बता के चल रहे हैं, कह रहे हैं माई ब्लड सर्कुलेट प्रॉपरली। ये गाइडिंग थॉट होना चाहिए कि माई ब्लड सर्कुलेट्स प्रॉपरली। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% स्ट्रेंथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। विटामिन D3 कॉड लिवर ऑयल से मिलता है। स्पाइरुलिना एल्गी। बाई रप्चर इमरजेंसी सर्जरी, अगर रप्चर हो गया तो इमरजेंसी सर्जरी में भेजा जाए। और ऊपर कहाँ क्या था, इमीडिएट सर्जरी। मेरे कोई पॉइंट ध्यान आ रहा था, फिर चलो फिर आएगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो जो कई बार वो होता था, रप्चर हो जाता था एओर्टा, उसको क्या टर्म बोलते हैं डॉक्टर दीपशिखा, सिमरन, अमित भाई?
क्वार्क्सन, क्वार्क्सन ऑफ एयोर्टा ना, वो- जहां जहां भार तो रप्चर होता नहीं था, लेकिन एयोर्टा की जो वाल है वो, उसमें वो हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। क्वार्क्सन भी होता है, क्वार्क्सन ऑफ एयोर्टा, उसको वो टर्म को देखो। कॉक्टेशन ऑफ कहते हैं क्या? हाँ बेटा, क्या है वो, जरा मेरी वर्ड सही नहीं आ रहा हो। कॉर्टेशन ऑफ एयोर्टा कह रहे हैं क्या? हाँ, क्या होता है बताओ। कोआक्टेशन में फिगर ऑफ 3 कोआक्टेशन, बनती है, हाँ बेसिक। हाँ क्या होता है बेटा उसमें। बस वो बोल रही हूँ मैं। हाँ बेसिकली क्या होता है कि वो ना उसमें फिगर ऑफ 3 बनती है, जैसे बल जो बनता है ना एनेरिज्म में। हाँ कोआर्टेशन, कोआक्टेशन ऑफ एयोर्टा, हाँ इसमें क्या होता है कि आपका जो डायलेटेशन होता है, तो आप इमेजिन करो कि वो ऊपर से डायलेट कर गया, दोनों एजेस पर डायलेट करके, और सेंटर से कर्व आर्च बन जाता है। तो हम हाँ उसको जब हम एक्सरे करते हैं ना, तो हमें एक इसका की पॉइंट होता है डायग्नोसिस के लिए, जिसको हम फिगर ऑफ 3 अगर हमें दिखती है एक्सरे में, हाँ तो हाँ। हम उसको बोलते हैं कि ये एन्यूरिज्म है, कोआक्टेशन ऑफ एयोर्टा। ओके ओके, अच्छा इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उसका कुछ आइडिया है। स्ट्रक्चरल बॉस, कोई जिस बस मेरे को तो इतना आइडिया है कि जो इस वेसल में ये डायलिटेशन हुआ है या फिर ये एन्यूरिज्म हुआ है, बस उसी में आते हैं हाँ स्ट्रक्चरल हाँ, मतलब वो थोड़ा एस्पेक्ट। लूज होके डायलेट हो जा रहा है, ऐसा हाँ भाव है आपका। हाँ, हाँ, उसी लेकिन को जो बोलते मेरी हैं। पुरानी जो मेरे जो मैंने कभी पढ़ा था, वो थोड़ा यहाँ बीच में इसलिए आ रहा है सिमरन। इसमें भी इसमें भी डबल चैनल बन जाता है कई बार, अंदर ही अंदर। एयोर्टा की एक लेयर इंटीमा से रप्चर होके अंदर ही, फिर आगे फिर अंदर ही खुल जाती है, वो अंदर ही तो खुल वो जाती है, ऐसा कुछ। कोलेट्रल्स वाला बोल रहे हैं क्या आप, जैसे सर कोलेट्रल्स बनते इसमें हैं। हाँ इसमें ये दिया है अभी सर, इसको मैं खोल के देख रहा था। जी सर। नैरोइंग ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स हाँ, दैट लीड्स फ्रॉम द हार्ट। तो इसमें नैरोइंग की पैथोलॉजी होती है। नैरोइंग किस में सर। जैसे एवोल्टा में कोआर्टेशन ऑफ द अवोल्टा इज नैरोइंग इन अ पार्ट ऑफ द बॉडीज मेन आर्टरीज, ऐसा दिया हुआ है। हम्म, तो वो 3 जो दिखता है उसका कारण भी वही है कि जो नैरोइंग होने से, जैसे अवोल्टा है, अवोल्टा जी। में बीच में नैरोइंग हो जाए हाँ तो हाँ तो जैसे एक बैलून आती है लंबी वाली, उसके बीच को ऐसे दबा दें तो हाँ पिचकी हुई होती है, दोनों साइड हाँ फुली हुई होती हाँ, है, वो तो थ्री वैसे थ्री टाइप का। थ्री स्ट्रक्चर वो ही बनती है। अच्छा, जो जी डॉक्टर सिमरन कह रही है ना सर, वो जो मैं भाव उठा रहा हूँ वो ये है कि जब हम कभी ऐसे बंदे का चेस्ट एक्सरे कराते हैं ना, तो हाँ उसमें हाँ क्या होता है कि एक तो हार्ट की अपनी शेड होती है, और बिल्कुल। ऊपर जो ये एयोर्टा चूंकि डायलेट हो रखा है, तो ये बल्ज आउट होके, तो ये भी ऊपर हाँ का, जैसे 3 में एक ऊपर का छोटा वाला कर्व और नीचे वाला बड़ा कर्व, 3 जब हम 3 बनाते हैं कहीं पेपर पे, तो हम्म, उस तरह का भी वो एक्सरे में भी दिखता है कई बार। लेकिन जो आप जी कह रहे हैं ये भी, ये बहुत अच्छी बात है, चूंकि कोई भी चीज अगर बीच में से नैरो हो जाएगी तो दोनों सिरे उसके डायलेट होने की वजह से ये भी 3 की शेप लेगी मैं एक तरह से, है ना। बस वो यही होता है जो सर भी बोल रहे हैं, मतलब कि सेंटर में वो स्पेस, मतलब जो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल कोई इंटैक्ट वेसल है, तो अगर उस इंटैक्ट वेसल के 2 सिरे कंपैरेटिवली फूल जाए और हाँ सेंटर का सिरा थोड़ा सा पिचक जाए, हाँ। हाँ, तो फूड होता स्ट्रक्चर। यही है, उसी की वजह से हम कोआक्टेशन बोलते हैं। ओके, और ये 3 फिगर 3, हाँ, मतलब फिगर ऑफ 3 इसका एक सिग्नेचर साइन होता सिग्नेचर था साइन, गुड। परफेक्ट है, कि सर एक्सरे एक में दिखता और है। टर्म होता है, इसको बोलते हैं एक्टेसिया। तो वो हाँ क्या होता है उसमें, वो जगह जगह से फूली होती है, बीच बीच हम्म में फूला होता है, एक जगह फूला है फिर ठीक है, फिर फूला है, फिर ठीक है, फिर फूला है, फिर इसे ठीक क्या है। बोलते हैं डॉक्टर वो श्रेय। इसको बोलते हैं सर कोरोनरी आर्टरी एक्टेसिया, इसको, जो कि एनेरिज्म का ही पार्ट होता है।
तो उसमें कई सेक्शन में खूब फूला 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 रहता हाँ, है। ये एक कोरोनरी जगह ठीक है आर्टरी फिर फूल। का है ना? हाँ ओके, अच्छा। बॉस, तो आपने देखिए आपने पूछा था रप्चर ऑफ ऑर्टा, तो वो ट्रॉमेटिक ऑर्टा या ट्रांजैक्शन ऑर्टिक रप्चर, ये दिया, शायद आप यही पूछ रहे थे क्या? हाँ, वो क्या है दीपशिखा? इसको ट्रॉमेटिक ऑर्टिक ट्रांजैक्शन बोलते हैं या ऑर्टिक रप्चर। इसमें क्या होता क्या है? इसमें ये कुछ कि दे रखे इसको होंगे शब्द। हाँ, कंप्लीट, हाँ, कंप्लीट टीयर होता है ऑर्टा में, जिसकी वजह से ये यूजुअली फैटल होता है और जिसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ये रप्चर की एक टाइप है जो जहां मेरा ध्यान अटक रहा था, लेकिन वो फिर रप्चर की ही है डायलेटेशन के बाद। हम्म चलो जी, थैंक यू, बहुत अच्छा, कई चीजें जुड़ गई उस बहाने से। अब आता है नैरोइंग या स्टेनोसिस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। इसमें सेम एसबीएस एज अबव, यानी कि सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट कंसर्निंग द ब्लड सप्लाई इसमें मिलेगा, स्पेशली इनसफिशिएंट सर्कुलेशन कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं। एग्जाम्पल कह रहे हैं, द पेशेंट हैज सर्वाइव्ड ए हार्ट अटैक, afterwards the doctor tells her that her heart performs only 45%. She believes that not enough blood is circulating through her body. कोई पेशेंट है, वो बच गया हार्ट अटैक से, इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि आपका हार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा प्रॉपरली, 45% ही ब्लड वो है उसका, इजेक्शन फ्रैक्शन है शायद ये, है ना? तो फिर कह रहे हैं सी बिलीव्स दैट नॉट एनफ ब्लड इज सर्कुलेटिंग थ्रू हर बॉडी। इन द हीलिंग फेज इट कम्स टू एन ऑलमोस्ट टोटल ओक्लूजन ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। अब जब हीलिंग फेज में आएगा ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करके, तो टोटल ओक्लूजन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ थोड़ा सा हम पहले जब पढ़ चुके हैं इस चीज को, यहाँ फिर से हम उसको रिवाइज कर लें। एक्चुअल में उधर ये ओक्लूजन क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में तो डायलेटेशन हो रहा था, अंदर वाइडनिंग हो रही थी एओर्टा की, लेकिन जब हीलिंग होगी तो ये जो रेप्लिनिशमेंट ऑफ टिश्यू होगा या रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल्स होगा डॉक्टर सिमरन, ये इतना ज्यादा होगा कि इसकी वजह से यहाँ पर नैरोइंग हो जाएगी डॉक्टर दीपशिखा। हाँ, तो ये हीलिंग में गड़बड़ होएगी, जबकि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में अगर बंदा था तब तक तो चल ही रहा था एसिम्टोमेटिकली। तो जो ये सिम्टोमेटिक बनेगी ये पिक्चर, ये जब बनेगी जब बंदा हीलिंग में आएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी पहले इन्होंने बताया था कि ये मतलब प्रेसिपिटेट अपने आप नहीं होती, ये किसी कोई जांच चल रही हो उसमें निकल के आती हैं ये चीजें, है ना? अनरिकॉग्नाइज्ड रहती हैं ये तो ये था कि साहब हम गए तो थे पथरी का या किसी दूसरी लीवर का अल्ट्रासाउंड कराने, पता चला कि वहां ये भी निकल आया। ये ऐसे निकलती हैं ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव की पैथोलॉजीज हैं, वो हिडन ही होंगी। ये भी भाव आ रहा था पीछे से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में जो डायलेटेशन हो रहा है या फिर ये कहिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो कंट्रोल्ड है, वो साइलेंटली चलता अंदर। हाँ, बड़ा जनरलाइज तरीके से इसे समझे तो वो सब चीजें धीरे धीरे अंदर बढ़ती रहती हैं और हीलिंग में वो सामने आती हैं। तो ये था एग्जाम्पल। फेस कह रहे हैं हैंगिंग, सॉरी फेस में कह रहे हैं हीलिंग फेस और हैंगिंग हीलिंग, रेस्टोरेशन एंड थिकनिंग ऑफ द इनर लेयर थ्रू सेल डिवीजन और स्टेनोसिस ऑफ द एओर्टा। हैंगिंग हीलिंग में वही रिस्टोरेशन होगा जो अभी हम बात कर रहे हैं, थिकनिंग ऑफ द इनर लेयर होगी हीलिंग की वजह से, सेल डिवीजन होगा इसलिए स्टेनोसिस ऑफ द
एयोर्टा यहाँ हो जाएगा। हालांकि यहाँ सेल डिवीजन ये कहते जा रहे हैं, अदरवाइज कोई भी अल्सरेशन जैसी चीज, लॉस ऑफ सेल जैसी चीज में ये सेल डिवीजन ओनली अप टू रिप्लेसमेंट तक होता है जनरली। तो इसमें क्या है, एक्चुअल में ट्यूमर तो बनता नहीं, लेकिन फाइब्रोटिक चेंजेस आ जाते हैं। तो वहां फाइब्रोटिक चेंजेस आने की वजह से वहां स्ट्रेचिंग हो जाती है, इसलिए स्टेनोसिस हुई। ये सेल डिवीजन को हम ऐसा ना ले लें यहाँ कि यहाँ कोई ट्यूमर क्यों नहीं बना, फिर ट्यूमर तक नहीं बात आती। ये हीलिंग के लिए जो सेल डिवीजन चाहिए होता है वो कह लो, या फिर और समझने के लिए कह लो कि यहाँ पर फाइब्रोटिक चेंजेस आते हैं, चाहे वो बिल्कुल एपिडर्मिस पे हो, चाहे कोई इनर लाइनिंग पे हो, यूरिथ्रा की इनर लाइनिंग भले हो, या कोरोनरी आर्टरी की इनर लाइनिंग हो, इनर मोस्ट स्क्वामस लाइनिंग जो होती है वहां पर, हाँ वहां पर जो है वो फाइब्रोटिक चेंजेस आ जाते हैं जनरली, वो इसलिए वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है वो वाला पार्ट, स्टेनोसिस हो जाती है फिर उस पार्ट की। मतलब हम बहुत ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि वहां पे जैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड वे में सेल डिवीजन, हाँ वो एबनॉर्मल वे में होता है। हाँ, वो तो क्यों यहाँ हुआ पे बेटा, डिलीरियम, वो क्यों हुआ हाँ बेटे, तो हाँ वो हुआ हैंगिंग हीलिंग की वजह से। जी 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 हाँ, तो मतलब ये डिलीरियम हो गया है ना, ये आउट ऑफ द ट्रैक। अगर सिस्टम में उधर ऐसे सोचेंगे तो ये डिरेल हो गया नॉर्मल से हटकर। हाँ, ये अब डिलीरियम को दो लेवल पे ले लो बेटा, एक होता है फिजियोलॉजिकल डिलीरियम, एक होता है क्रॉनिक डिलीरियम कह लो इसे। क्योंकि अगर ये होता है ये फिजियोलॉजिकल ही, तो इसमें फेस आई और हीलिंग हो गई। फाइब्रोसिस नहीं होती, फाइब्रोसिस होगी जब हैंगिंग हीलिंग पड़ी होगी, कभी रिजोल्व हो जाता है, कभी फिर आ जाता है, कभी रिजोल्व हो जाता है, कभी, एक तो ये हो सकता है, या फिर उसकी हीलिंग हुई नहीं प्रॉपर अभी। हाँ, तो इसमें ये जो डिलीरियम जो आप बोल रहे हो ना, देखो बॉडी में कोई भी आउट ऑफ वे, आउट ऑफ डिरेलमेंट ही होता है वैसे तो जी। एक बात। अदरवाइज अगर हम इसको डिलीरियम जैसा हम समझते चले आ रहे हैं अब तक डॉक्टर सिमरन, डिलीरियम जो है वो एक एक्यूट स्टेट, फिजियोलॉजिकल स्टेट के रूप में ज्यादा जानते हैं हम लोग। और यहाँ पर चूंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, तो यहाँ पर हैंगिंग हीलिंग बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। और हैंगिंग हीलिंग में कुछ ऐसा चलता है कि उधर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव भी रहता है और उधर हीलिंग भी चलती रहती है, बीच बीच में एक्टिव भी हो जाता है। फिर कहते हैं चोट लगती भी रहती है, चोट भरती भी रहती है। जैसे कई लोगों को, गुटखा खाने वालों के मुंह में फाइब्रोसिस होती है ना डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर देवशिका, अमित भाई, तो उनमें भी क्या है कि वो गुटखा अंदर से इंजरी भी पहुंचाता रहता है लेयर पे, और हीलिंग भी करती रहती है बॉडी। तो जो हाल वहां हो जाता है वो भी हैंगिंग हीलिंग की वजह से ही है, ना इधर का छोड़ रहा है बंदा, ना उधर का छोड़ रहा है उसको भी, तो वहां भी मुंह खुलना बंद हो जाता है जी। जैसे कंटिन्यूअस कोई एक जगह पे कोई इंजरी होती रहे तो वो इंड्यूरेशन हो जाता है ना, हार्डनिंग, केरेटोसिस हो जाती है। हाँ, तो ऐसे ही वो इंटरनल पार्ट पे अब हार्डनिंग फाइब्रोटिक चेंजेस से ही होगी, तो वैसे ही कुछ हो जाता है। हाँ, लगातार वहां पर हीटिंग हो रही है और वो हीलिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही, और लॉन्ग कंटिन्यूड है। हाँ जी सर, यहाँ पे इलास्टिन लेस की पैथोलॉजी यहाँ पे होगी। पहले तो सर इलास्टिन लेस आएगी। हाँ सर, आप बोलिए, पहले आप कुछ बताना चाह रहे हैं। जी सर। जैसे अभी हमने दो पैथोलॉजी देखा, एक है एन्यूरिज्म है, एक है स्टेनोसिस है। हाँ, एक साइकोसिस लेस की पैथोलॉजी है, एक हाँ, साइकोसिस एक्सेस की। जी सर। एक में इलास्टिन लेस है और दूसरे में इस इलास्टिन एक्सेस। जी सर। जो नैरोइंग वाली है इसमें इलास्टिन एक्सेस की है। जी सर। अच्छा, इसमें जो है पवन बस, हाँ, अभी सर को पूरा कर लेने देते अमित भाई, सर को पूरा, सर बस इतना करेक्ट कर लीजिए, वो फाइब्रिन एक्सिस है और इलास्टिन लेस है भैया। सर को पूरा तो कर लेने दे बाबू। हाँ सर, बोलिए प्लीज। हाँ सर,
तो इसमें जो है जैसी जो फीलिंग इसमें अपन लोग देख रहे थे उसकी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में कि मैं जो है पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पा रहा हूँ पूरा ऐसा करके, तो वो वहां पे फीलिंग भी दे रहा है कि साइकोसिस लेस की। अब उसी को हाँ अपने को कोरिलेट करना पड़ेगा यहाँ पे जो इलास्टिन लेस की जो पैथोलॉजी आ रही है, तो हाँ ये यहाँ पे उसकी एक्सेस की नैरोइंग में इलास्टिन एक्सेस की पैथोलॉजी आ रही है, जी। तो वहां पे जो अपना कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी अपने को कोरिलेट करना पड़ेगा कि किस तरह से आ रहा है करके वहां पे। अच्छा सर, ये जो बाद में इलास्टिन आप एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये हीलिंग में आई है, अब वहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। एक बात, बिल्कुल जी अब ये सर। हीलिंग है। अमित शर्मा भाई, आप क्या कह रहे थे, आप बताओ प्लीज। पवन बॉस, जो ये बाकी सब चीजें सही हैं, जो वो क्या कहते हैं इलास्टिन एक्सिस की पैथोलॉजी नहीं आती, वो आती है फाइब्रिन एक्सिस की। इलास्टिन लेस और फाइब्रिन एक्सिस, जो स्टेनोसिस होती है उसमें फाइब्रिन जो है वो एक्सिस हो जाता है, और जो एन्यूरिज्म है या फुलावट है उसमें इलास्टिन लेस की पैथोलॉजी है। आप समझ रहे हैं? इलास्टिन एक्सिस में तो चीज अकड़ जाएगी, जब इलास्टिन ज्यादा हो जाएगी तो चीज अकड़ जाएगी, है ना? अच्छा, ये जो आपका यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता है अमित शर्मा, हाँ जी। यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन, किसी भी चीज का संकुचन का जिम्मेदार फाइब्रिन है या इलास्टिन? बस यहाँ पर तो इलास्टिन है, लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स में है वो मेरे को एग्जैक्टली इसीलिए ध्यान है कि सर ने कहा था कि फाइब्रिन एक्सिस आ जाता है इसमें। फाइब्रिन एक्सिस में अक्सर हार्डनिंग आती है और इलास्टिन एक्सिस में आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हार्डनिंग होता है, कोई ग्लैंड हार्ड हो गई, कोई टिश्यू मसल हार्ड हो गई पत्थर की तरह, तो वहां तो है फाइब्रिन एक्सिस। फाइब्रिन। और अगर कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल शॉर्ट हो रही है, कोई भी यूरिथ्रल लाइन, यूरिथ्रा कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, कोई भी सर्कुलर मसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, तो वहां पर इलास्टिन का रोल थोड़ा ज्यादा समझ में आता है अमित शर्मा भाई। पवन दत्त, आपने बात करी स्टेनोसिस की, स्टेनोसिस में भी वही हार्डनिंग होती है ना? हाँ, हमें बिल्कुल, आप सही, आपका भाव 100% मैं समझ रहा हूं, लेकिन हम यह जरूर समझ लें, हम जरूर समझ लें कि स्टेनोसिस के लिए इलास्टिन एक्सिस जिम्मेदार होगी या फाइब्रिन, ये क्लियर कर लें हम सब पहले। बेसिकली फाइब्रिन एक्सिस का मतलब होता है हार्डनिंग और इलास्टिन एक्सिस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन अलग है, हार्डनेस अलग है अपने आप में। ये कुछ और कहना चाह रही है? हाँ बेटा। नहीं बॉस, मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि जैसे इलास्टिन रिकॉइल देता है किसी भी टिश्यू को, हाँ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हाँ रिकॉइलिसिटी देता है। तो हाँ जैसे आप बोल रहे हैं, सही लग रहा है समझने में कि कॉन्ट्रैक्ट अगर इलास्टिन ज्यादा हो गया तो वो रिकॉइल इतना हो गया, मतलब वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इतना हो गया कि वो वापस ही नहीं गया। हाँ, तो वहां पे फाइब्रिन जमा है ज्यादा या ना, इलास्टिन जमा है ज्यादा, ये देखना है सिमरन अब। हाँ नहीं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ जैसे आपने बोला ना कि जो ट्यूब्स और वेन्स में चीजें होती हैं, हाँ मैंने वैसे खोला है इलास्टिन का क्या काम होता है हमारे हाँ बॉडी में। हाँ Elastin is a structural protein that provides elasticity and resilience to tissues ठीक है। and allowing them to stretch and return to their original shape. हाँ, और ये जो स्ट्रेचन हो गई है ओरिजिनल शेप में, ये उससे भी ज्यादा हो गई है, हाँ, तो ये इसमें देखिए आगे आउट ऑफ जी, इलास्टिन ही हुआ लगता है, ना कि आउट ऑफ हाँ, फाइब्रिन, ना कि आउट ऑफ फाइब्रिन। बॉस इलास्टिन, चलिए मैं आपको वैसे बता दूं, ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होके वैसे अलग आ जाता है, लेकिन मैं एक बार और उसमें कंफर्म कर लूंगा, जो सरकारी जो बच्चों के पास किसी के पास मियाजमेशन वाली बुक है ना, तो आप उसमें से पढ़ के एक बार और कंफर्म कर लेंगे। आपका जो कंसेप्ट है अमित शर्मा बहुत सही जा रहा है, लेकिन हम बस यहाँ ये अंतर करना चाहते हैं कि यहाँ पर फाइब्रिन का रोल शुरू हो जाएगा, या चूंकि हीलिंग में आया है इलास्टिन लेस, और जब इलास्टिन लेस की हीलिंग आएगी वापस, तो इलास्टिन को ही बढ़ाएगी बॉडी, ना कि दूसरे उसको। हाँ बेटा। बॉस एक चीज है मेरे को समझ में आ रहा है जिससे
अगर हमारी कोई भी बेसिकली मैं जैसे मैंने इलास्टिन पढ़ा ना, मैं एक बार फाइब्रिन भी पढ़ रही हूँ तो हाँ शायद समझ में हाँ आएगा। हाँ हाँ फाइब्रिन इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। है ना बस। हाँ, अभी अगर करने दो इट बात ब्लड बात करने फॉर्म्स दो अभी। हाँ 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 इट फॉर्म्स अ मैश that stabilizes clots and prevents blood loss after vascular injury. इट प्रिवेंट्स इट प्रोड्यूस ए मैस Mesh मैस that हाँ हाँ वो हाँ जो जाला बना देता है। जाला बनाती है ये फाइब्रिन। हाँ जी, that stabilizes clot हाँ and prevents blood loss after vascular injury. हाँ तो तो अब बेसिकली व्हाट हाँ, हाँ हम हाँ इसको बेटा ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे ब्लड वेसल में इंजरी हुई है हाँ और उसके बाद अगर स्टेनोसिस आई है तो वो फाइब्रिन एक्सेस की वजह से आई है। हाँ तो अब इसका क्लियर होना चाहिए। तो वहां वहां पर उसने क्लॉट बनाया क्या, या उसने उसने अपनी इलास्टिन को रिप्लेस किया वापस कॉन्स्ट्रिक्शन के वो लिए। उसने उस इंजरी को हील करने के लिए ज्यादा जाला बना दिया, जो कि जाला फाइब्रिन प्रोटीन का बना होता है, जिसकी वजह से उस जगह का कॉन्स्ट्रिक्चर बन जाता हाँ है या अंदर उसने छोटी हो अंदर की जाती तरफ है। को खींच लिया, खींच लिया अंदर की जाले तरफ ने। को खींच लिया है। हाँ तो हाँ और ये जबकि हीलिंग में जबकि हेल्प। ब्लड वेसल वाल अपने आप में अंदर इलास्टिन डिस्टर्ब नहीं हुई और जी उसकी, लेकिन जो अंदर जी वो बना प्लैक बना, उस प्लैक ने जब सिकुड़ा, प्लैक जब हाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ फाइब्रिन, तो वो उसने खींच लिया उसको वाल्स को। जी हाँ तो जी यहाँ तो अमित शर्मा बात की बात यहाँ फाइब्रिन के लेवल पे यहाँ सही बैठ रही सही है ना। जी। हाँ और जहाँ पे जैसे आपने एक जर्नल बोला कि है, और उस इंजरी बिना इंजरी के अगर कहीं पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे कि हाँ एग्जाम्पल हाँ जैसे ये बिना इंजरी के अगर स्पाज्म आर्टेरियल वॉल स्पाज्म पे होता है ना, हाँ फंक्शनल वो भी होता है, फंक्शनल कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है शायद, स्पाज्मोटिक कॉन्स्ट्रिक्शन बेसिकली। हाँ इस हाँ बस वही स्पाज्मोटिक जो स्पैस्मोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन में कंस्ट्रक्शन होता है ना। हाँ 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 इंजरी नहीं हुई तो फाइब्रिन तो कहीं से आया नहीं। तो यहाँ पे हमारा इलास्टिन एक्सेस की वजह से वहां पे हाँ नैरोइंग होती है। हाँ अगर तो वहां हमें इंजरी क्लियर जी। हो जाएगा कि अगर आउट ऑफ हाँ बेटा अगर बोल। आउट ऑफ इंजरी अगर सिस्टम में हाँ हेलो हाँ आ रही है आवाज। अच्छा हाँ आउट ऑफ इंजरी अगर हमारा कंस्ट्रिक्शन आ रहा है उसको हील होने के बाद तो वो फाइब्रिन एक्सेस की वजह से आएगा। और कोई इंजरी नहीं हो रही है और वहां पे स्टिल कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो रहा है, हाँ वहां पे हम इलास्टिन एक्सेस की वजह से समझेंगे। एक तो हमारा हीलिंग में आएगा, फाइब्रिन तो हैंगिंग हीलिंग में आएगा। हाँ और तो यहाँ हमारा पर ये जो हैंगिंग हीलिंग है ना बेटा, तो यहाँ फाइब्रिन का इन्वॉल्वमेंट होगा। जी 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 हाँ बिल्कुल अब निकल कर आया ना डॉक्टर साहू सर, समझ रहे हैं आप अमित भाई का भाव। हाँ सर, अब क्लियर हुआ। हाँ अगर हम्म हैंगिंग बहुत हीलिंग clear है है। तो इंजरी हील हो रही है बेसिकली, और इंजरी को हील हम्म करने के लिए वहां फाइब्रिन आएगा, जो अमित शर्मा भाई कह रहे थे अभी। जी हाँ जी। बिल्कुल और यदि ये स्पाज्मोडिक होता, इंजरी नहीं होता, हम्म अगर ये एक्यूट होता ऐसे कह लो, फिजियोलॉजिकल तो यहां बिल्कुल पर इलास्टिन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। जी और चूंकि ये हैंगिंग हीलिंग की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पर फाइब्रिन का रोल नजर आ रहा है काफी। अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल यही है। सर सर क्लियर है, कोई आपका कोई क्वेरी है? नहीं सर, अभी तो जैसा एक्सप्लेनेशन आया है उससे क्लियर लग रहा है। हाँ चूंकि वो इंजरी आ गई ना बीच में अब। यहाँ पे एक वो भी चल रहा है कि क्या है, सर्कुलर मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन आता है। हाँ सर्कुलर मसल्स जो भी ट्यूब है, जैसे हाँ हाँ आर्टरीज है और वेन्स है, हाँ और या फिर जो इंटेस्टाइन भी है। हाँ इंटेस्टाइन है, उसमें हाँ लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स होते हैं। हाँ तो दोनों होती हैं हाँ। सर्कुलर मसल्स में नर्विंग आता है। हाँ अब यदि मतलब ये पार्ट जो है, मेरे को अभी भी लगता है कि इलास्टिन का हो सकता है क्या, ऐसा करके। मैं हाँ बताया ना, जी सर ये क्लियर हो बिल्कुल जाएगी यही। अगर ये एक्यूट होगा कॉन्ट्रैक्शन तो इलास्टिन है, और अगर ये लॉन्ग हैंगिंग हीलिंग में है
तो यहाँ पर फाइब्रिन को भी नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि अगर जैसे अंदर एक्चुअली क्या है प्लैक्स बनते, सीमेंटिंग होती है यदि अंदर ब्लीड कोई इरोडिंग के बाद, तो वहां फाइब्रिन ही क्लोटिंग करवाएगा। बेसिकली जो सर आप पूछ रहे हैं ना, वहाँ पे जैसे ये जो इलास्टिन है ना, ये हमारे वेरियस टिश्यूज में पाया जाता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, हाँ जैसे कि स्किन में, लंग्स में, इवन ब्लड वेसल्स में और लिगामेंट हाँ में। हाँ तो जहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, वहाँ पे ऑलरेडी इलास्टिन का रोल होता है। अब यदि ब्लड वेसल में इंजरी के बाद हमारा स्टेनोटिक चेंजेस आए हैं, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि वो फाइब्रिन एक्सेस की फाइब्रिन वजह है। से आए हैं। और अगर अदरवाइज अगर कोई फिजियोलॉजिकल या एक्यूट में चेंज आया है, तो वहाँ पे इलास्टिन एक्सेस होगा। हाँ कहीं पर भी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और रिकॉइलसिटी चाहिए होगी ना, रिकॉइल चाहिए होगा, तो वहाँ हाँ इलास्टिन का मेजर रोल होता है। बट हम देखना पड़ेगा कि इंजरी तो नहीं हुई है। हाँ, और चूंकि यहाँ हैंगिंग हीलिंग शब्द आ रहा है, तो इंजरी के चांस ज्यादा लग रहे हैं। जी एक बात और हाँ भैया, ये आप लोग जो कह रहे हो ना, ये बिल्कुल भाई पर्सन टू पर्सन यही तो है कि उसने अपने को कहाँ पे किस तरह से कैसे लिया, लेके गया जी। कैसे लेके गया, यही तो उसका डिस्पोजिशन बता रहा है। हम्म हाँ लेकिन डॉक्टर साहू सर का जो क्वेरी है वो पैथोफिजियोलॉजी पे है, पैथोफिजियोलॉजी पे है। सर का मानना ये यहाँ ये क्लियर करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहू सर, जो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये नैरोइंग हुई है, ये यहाँ पर इलास्टिन ज्यादा की वजह से हो रही है या फाइब्रिन की वजह से हो रही है। तो अब ये अमित शर्मा भाई कह रहे थे कि फाइब्रिन का ही इन्वॉल्वमेंट इंजरी की वजह से यहाँ पे है, और वो ऐसे समझ में अब आ गया है कि अगर वो एक्यूट होता, अभी फिजियोलॉजिकल होता, जहां पर क्लॉटिंग की जरूरत नहीं हो, जहां पर मैश बनाने की, नेटवर्क बनाने की फाइब्रिन की जरूरत ना हो, वहां तक तो ये रहेगा इलास्टिन बेस्ड। और अगर कहीं इंजरी हो गई है अंदर, कहीं क्लॉटिंग जैसी चीज आ रही होगी शरीर की तरफ से, तो वहां फाइब्रिन भी जरूर होगा। अच्छा, ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लैक्स बनते हैं, इनमें फाइब्रिन होता है ना? हाँ जी जी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स जो बनते हैं, इनमें हाँ फाइब्रिन होता है साहू सर। जी। हाँ सर, यहाँ फाइब्रिन होगा। हाँ, तो अगर इंजरी लंबी चल रही होगी, अगर वहां कोई ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत पड़ रही होगी बॉडी को, तो हीलिंग के लिए, तो वहां पे फाइब्रिन जरूर मिलेगा। और ये जो सिकुड़न आएगी, इसकी कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ये उस फाइब्रिन प्लैक्स की वजह से जो वो अंदर खींच लेता है वाल्व को दोनों तरफ से, ये भी पॉसिबिलिटी है ना सर? हाँ सर। लेकिन आप इस पे बनाए रखिए नजर। बहुत बारीकी में गए हम लोग, और ये भगवान की बहुत कृपा है, इतनी डीप उसमें हेयर स्प्लिटिंग में हम गए इसलिए हैं, नहीं तो हम मोटा मोटा करके निकल लेते, कोई इलास्टिन को मान के चल लेता, कोई फाइब्रिन को लेके चलता। लेकिन दोनों भाव है यहाँ पर। अब ये देखना होगा कि और करेक्ट क्या है, और आगे जिसको भी समझ में आता बताए। चलो ठीक है भाई। और कोई बात, और कोई किसी कुछ कहना है? डॉक्टर यश, डॉक्टर अमित पाल भाई, अमित पाल तो चले गए शायद। चलो डॉक्टर अजय भाई भी चले गए। सर इसको थॉट प्रोसेस से भी कोरिलेट करके देखते हैं। जैसे डॉक्टर अमित, जैसे सर और भी सभी लोगों से विचार मैं मतलब मांग रहा हूं मैं भी। हाँ, एक्चुअली क्या है कि वहां पे साइकोसिस लेस है, तो वहां पे कोरिलेट कर रहा है कि भाई ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर इनफ नहीं हो पा रहा है करके। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो साइकोसिस एक्सेस है, कॉन्फ्लिक्ट तो वही है, लेकिन यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, ये अपन एक बार विचार करके भी देखें उसको, देखो तो और क्लियर हो जाएगा पहले। हमें हाँ हाँ हाँ, बस हमें ऐसा लगता है ना, हम इसको थोड़ा सा कल हम लोग ना एक बार पढ़ करके फिर से इसको डिस्कस करें, ताकि कहीं भी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है गलत समझने से बेटर होगा ना कि अच्छे से समझ के फिर कल इसको डिस्कस किया जाए। हाँ कल कर लेंगे दीपशिखा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि जब बंदा साइकोसिस लैस में जा रहा है, उसे नॉट एनफ ब्लड सप्लाई वाली फीलिंग में है, तो वो साइकोसिस लैस में ही है। और जब वो हीलिंग में आएगा,
जब वो हीलिंग में आएगा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने के बाद, तो हीलिंग तो आती ही पॉजिटिविटी की वजह से है। तो बिल्कुल सर। पॉजिटिविटी की वजह से आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो साइकोसिस लेस में तो अब रहा नहीं कम से कम, अगर वो खुद को हील कर रहा है, एक बात। और अगर वो हील कर रहा है कुछ सेक्रीफाइस करके, कंप्रोमाइज करके, तो वहां फिर ये देखा जा सकता है कि ये साइकोसिस लेस अच्छा। में है या हाई में है। तो दीपशिका सही कह रही है, इसमें थोड़ा और स्टडी कर आएंगे, ठीक हालांकि काफी क्लियर भी हो गया, ठीक लेकिन बेटा करके आना इस पे ध्यान लगा के। हाँ जी बॉस, जी बॉस। ठीक है सर। मेरे को ना अब जो है क्लियर हो गया। जी। एक्चुअली क्या है कि हैंगिंग हीलिंग की वजह से फाइब्रिन एक्सेस है, फाइब्रिन एक्सेस होने की वजह से वो ये भी साइकोसिस एक्सेस में गया, तो उससे जो है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट दिया है वो कोरिलेट हो रहा है। ठीक है, हाँ क्लियर है, हाँ हाँ क्लियर है। हाँ, ठीक है सर। फिर ओके, सबको नमस्ते, सबको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बॉस, राम राम। राम 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 भाई, राम सर। राम राम।